मैं अजय कुमार शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा कि थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमको यूज करनी है, जिसमें हमने सिस्टम देखा, जिसमें हमने सेकंड जो देखा वो देखा सराउंडिंग यानी कि परिवेश, तंत्र या निकाय सिस्टम, दूसरा परिवेश यानी कि सराउंडिंग, और तीसरा हमने जो देखा था वो देखी थी सीमा, बाउंड्री, जो कि इन दोनों को अलग करती थी। इसके बाद बच्चों हमने तंत्र या निकाय के प्रकार देखे, दूसरा हमने सीमा के प्रकार देखे। तंत्र या निकाय के प्रकार हमने खुला तंत्र देखा, बंद तंत्र देखा, विलगित तंत्र देखा। इधर से संगठन के आधार पर जो हमने बात की उसमें हमने समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र की बात की। और जो अगर हम सीमा की बात करते हैं, सीमा के जो प्रकार हैं, सीमा के प्रकारों में हमने क्या क्या देखा, तो सीमा के प्रकारों में हमने चार जो प्रकार हैं वो देखे। एक तो देखा दृढ़ सीमा, दूसरा देखा अदृढ़ सीमा, तीसरा देखा हमने क्या रुद्धोष्म सीमा, और एक उष्मार्थ सीमा। इसके अलावा हमने उष्मागतिक गुणधर्म देखे, मात्रात्मक और मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। आज हम आगे देखते हैं, और आगे क्या है आज, उष्मागतिक फलन, उष्मागतिक फलन। तो क्या होते हैं बच्चों उष्मागतिक फलन? उष्मागतिक फलन दो तरह से है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, क्या है ये? थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। और थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है देखिएगा जरा। थर्मोडायनेमिक फंक्शन में उष्मागतिक जो फलन है दो तरह के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। और दो प्रकार कौन कौन से हैं इनके? तो इनके दो प्रकार जो हैं, पहला है बच्चों अवस्था फलन। पहला जो है वो है अवस्था फलन। अवस्था फलन जिसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। अवस्था फलन में है क्या बच्चों? तो देखो, ऐसा कोई उष्मागतिक प्रक्रम या ऐसा कोई फलन, ऐसा कोई उष्मागतिक प्रक्रम जो केवल तंत्र की प्रारंभिक अवस्था पे और तंत्र की अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। या तो डिपेंड करता है किस पर? तंत्र की प्रारंभिक अवस्था पर, या तो निर्भर करेगा केवल तंत्र की प्रारंभिक अवस्था पर, या फिर निर्भर करेगा तंत्र की अंतिम अवस्था पर। या तो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था पर या फिर तंत्र की अंतिम अवस्था पर, इन दो पर वो निर्भर करता है। तो ऐसा उष्मागतिक जो भी प्रक्रम है वो कहलाएगा अवस्था फलन। क्या कहलाएगा? अवस्था फलन। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा अपने पास डेटा है या फिर कोई भी अपने पास ऐसी टर्म है, ऐसा कोई फलन है जो कि अभिक्रिया की या मैं कहूं प्रक्रम की केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है, किस तरह से उस सिस्टम की, तंत्र की प्रोग्रेस हो रही है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या है? अवस्था फलन है। ठीक है, तो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, वो है तंत्र की अवस्था फलन। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, एग्जाम्पल जो इसमें है, इसमें एग्जाम्पल्स में आता है, एक तो है आंतरिक ऊर्जा। एक तो क्या है बच्चों? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को हम डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो डेल्टा यू है ये बच्चों या तो U2 पर डिपेंड करेगा या U1। U2 यहाँ पर क्या है? U2 यहाँ पर तंत्र की अंतिम अवस्था है और U1 जो है वो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर एंट्रोपी, ये सारे जो भी टॉपिक हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी जिसे हम कहते हैं डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस डिपेंड करता है या तो अंतिम अवस्था H2 पर या फिर प्रारंभिक अवस्था S1 पर। इसी तरह से एंथैल्पी, इसे भी हम डिटेल में इसी चैप्टर में देखेंगे एंथैल्पी क्या है। ठीक है, तो एंथैल्पी को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं, और डेल्टा H बराबर क्या होता है? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा है जो किस पर डिपेंड करती है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर, U1 और U2 पर। एंट्रोपी S1 और H2 पर डिपेंड करती है, पर एंथैल्पी जो है बच्चों वो H1 और H2 पर यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करती है। इसी तरह से एक एग्जांपल और है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स
मुक्त ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? डेल्टा जी से। और ये अंतिम अवस्था अंतिम अवस्था G2 और प्रारंभिक अवस्था G1 पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी कि अवस्था फलन जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे वो अवस्था फलन है। ठीक है, तो ये जो चारों एग्जांपल है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इसे इंग्लिश में भी एंट्रोपी कहेंगे, एंथैल्पी जिसे इंग्लिश में भी एंथैल्पी कहेंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, डेल्टा जी जो कि G1 प्रारंभिक मुक्त ऊर्जा और अंतिम अवस्था में मुक्त ऊर्जा, इन पर निर्भर करती है। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो अवस्था फलन है उसके अलावा जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो होता है पथ फलन। वो होता है पथ फलन, पाथ फंक्शन। देखो बच्चों, इस पाथ फंक्शन में क्या है? पाथ फंक्शन में ये है कि पहले केवल तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर पूरा ऊष्मागतिक प्रक्रम निर्भर कर रहा था, लेकिन अब की बार प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर कर रहा है, अंतिम अवस्था पर भी निर्भर कर रहा है, इन दोनों पर तो निर्भर कर रहा है। तंत्र जो है, प्रक्रम जो है वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन साथ के साथ ही ये पथ पर भी निर्भर कर रहा है, पथ पर भी निर्भर कर रहा है। यानी कि जो तंत्र है, जो ऊष्मागतिक प्रक्रम है, वो किस पथ से गुजर रहा है, उसने कैसा प्रोसेस फॉलो किया है, कैसी प्रक्रिया से वो गुजर रहा है, उस पथ पर भी निर्भर करता है। तो इसे हम कहते हैं पथ फलन। ठीक है, इसके दो एग्जांपल है बच्चों, एक है ऊष्मा हीट और दूसरा है कार्य वर्क। तो यहां पर हम हीट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन वर्क। ये सारे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, 3, 4 ये और 2 ये, इन सबको हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे की कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो अवस्था फलन क्या है? ऐसा प्रक्रम जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, वो अवस्था फलन है। और ऐसा प्रक्रम जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के साथ साथ तंत्र के पथ पर भी, यानी कि किस प्रक्रम से, किस पथ से तंत्र गुजर रहा है, उस पर भी निर्भर करता है, वो क्या है बच्चों? पथ फलन है। इसके एग्जाम्पल ये हो गए, इसके एग्जाम्पल ये हो गए। देखिए, इसे समझने के लिए बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, पहले कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि कौन सा अवस्था फलन है और कौन सा पथ फलन है। तो निम्न में से कौन सा अवस्था फलन है और कौन सा पथ फलन है? कौन सा अवस्था फलन है तथा कौन सा पथ फलन है? कौन सा अवस्था फलन है और कौन सा क्या है? पथ फलन है। ये हमको क्या करना है, इसमें से पता करना है। ठीक है, तो देखिए अपन अपने को क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दे दिया गया है कि किसी पहाड़ की ऊंचाई, मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूं कि अवस्था फलन और पथ फलन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो पहाड़ की ऊंचाई, दूसरा है बच्चों पहाड़ चढ़ने में तय की गई दूरी, पहाड़ चढ़ने में तय की गई दूरी। एक तो क्या हुआ अपने पास पहाड़ की ऊंचाई, दूसरा क्या है पहाड़ चढ़ने में तय की गई दूरी, और तीसरा जो है बच्चों अपने पास वो क्या है, पहाड़ चढ़ने में हुआ ऊर्जा परिवर्तन, हुआ ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि क्या एनर्जी में चेंजेस हुए वो। ठीक है, यहाँ क्या जो हमने डिस्टेंस अपन ने कवर की है वो, और यहाँ पर जो पहाड़ है उसका हाइट क्या है वो। तीनों चीजों में से हमको ये पता लगाना है कि कौन सा अवस्था फलन है और कौन सा क्या है, पथ फलन है। तो देखिए बच्चों, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका इनिशियल पॉइंट चाहिए, प्रारंभिक बिंदु चाहिए, अंतिम बिंदु चाहिए। उनके बीच का जो दूरी है, उनके बीच का जो दूरी है वही क्या है, पहाड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो अपन को केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जरूरत पड़ी, इसलिए पहाड़ की ऊंचाई बच्चों कैसा हुआ, पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कैसा फलन हो गया बच्चों, अवस्था फलन हो गया। कैसा फलन हो गया, अवस्था फलन। केवल हमें किसकी जरूरत पड़ी,
केवल अंतिम बिंदु, जैसे मैं कहूं कि पहाड़ का जो प्रारंभिक बिंदु है, पहाड़ जहां से शुरू हो रहा है, वो प्रारंभिक बिंदु जो है वो 0 मीटर पे है, 0 मीटर पे है, ठीक है। और फिर जो अपने पास उसका अंतिम बिंदु जो है, जो अंतिम बिंदु जो है वो कहां पर है, वो अपने पास है सपोज दैट 1300 मीटर पे है। तो 1300 माइनस 0 कर लिया हमने, हमारे पास क्या आ गई निकल के बच्चों, पहाड़ की ऊंचाई आ गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अवस्था फलन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, अवस्था फलन हो गया। पहाड़ चढ़ने में तय की गई दूरी। देखो कोई भी पहाड़ है वो सीधा ऐसे नहीं होता है कि आप सीधा छलांग मारे और ऊपर निकल गए। हर पहाड़ को चढ़ने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, ये क्या है, तय की गई दूरी है। ये क्या है बच्चों, तय की गई दूरी है। तो इस तय की गई दूरी को देखने के लिए हमें उस सब डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा जहां जहां से होकर के हम गुजरे हैं, जहां जहां से होकर के हमने रास्ता तय किया है, ठीक है। इसलिए ये कभी भी इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से लास्ट पॉइंट अंतिम बिंदु के बीच की दूरी से डिसाइड नहीं होगा। इसके लिए हमको वो सब देखना पड़ेगा जो रास्ता हमने तय किया है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया, अंतिम बिंदु पर पहुंचे, लेकिन साथ के साथ हमें किसकी भी जरूरत महसूस हुई, हमें पथ की दूरी भी देखनी पड़ेगी कि जहां जिस रास्ते से हम गुजरे हैं। तो बेटा यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के साथ साथ तय किया गया पथ भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये कैसा फलन हुआ, पथ फलन। कैसा फलन हुआ बच्चों, ये पथ फलन हुआ। मैं लास्ट में बात करता हूं पहाड़ चढ़ने में हुआ ऊर्जा परिवर्तन। सपोज दैट कि मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। जब बच्चों मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो सपोज दैट कि मेरी एनर्जी थी उस समय, मान लीजिए 1500 किलो कैलोरी एनर्जी थी मेरे अंदर, सपोज दैट, ठीक है। 1500 किलो कैलोरी मेरे अंदर एनर्जी थी जब मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, ठीक है। जब मैं पहाड़ पर ऊपर पहुंच गया तो मेरी एनर्जी रह गई 900 किलो कैलोरी, ठीक है। बताइए मुझे रास्ते से कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। मेरी पहले एनर्जी 1500 थी, अब रह गई है 900। यानी कि मुझे जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, 1500 में से 900 को मैंने कम कर लिया। यानी कि 600 किलो कैलोरी एनर्जी मेरी कहां पे खर्च हो गई, पहाड़ चढ़ने में खर्च हो गई। तो यहाँ पर हमें केवल कौन सा डेटा चाहिए, कौन से आंकड़े चाहिए, केवल प्रारंभिक बिंदु वाला चाहिए कि तब मेरी एनर्जी क्या थी, तब मेरी ऊर्जा क्या थी, और अंतिम बिंदु पर जब मैं पहुंचा तो तब मेरी एनर्जी क्या हो गई, तब मेरी ऊर्जा क्या हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि 1500 माइनस 900, 600 किलो कैलोरी, वो क्या हो गया मेरे लिए, ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, खर्च की गई ऊर्जा हो गई। तो ये क्या हुआ बच्चों, अवस्था फलन। ये क्या हुआ, अवस्था फलन, ठीक है। तो इससे हमको आइडिया लगा कि अवस्था फलन और पथ फलन एक्चुअल में है क्या। जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बात करते हैं, केवल इन दोनों से हमारा काम हो जाता है, इन दोनों से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है, तब वो क्या है, अवस्था फलन है। और जब हमको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के साथ साथ जब हमें किसकी भी पथ की भी तय की गई रास्ते की भी दूरी का ज्ञान होना चाहिए, तब क्या है, पथ फलन। तब क्या है, पथ फलन है। देखिए बच्चों, तो ऊष्मागतिक फलन के बाद में हमने दो देख लिए, अवस्था फलन और पथ फलन। उसके बाद में हम देख रहे हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम। ऊष्मागतिक प्रक्रम, तो देखिए ऊष्मागतिक जो प्रक्रम है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। देखिए जब तंत्र को, जब किसे तंत्र को, निकाय को या सिस्टम को, जब तंत्र या निकाय या सिस्टम को बच्चों एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में ले जाया जाता है, जब तंत्र या निकाय को जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाता है या फिर तंत्र स्वयं जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए या फिर उसे ले जाया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मागतिक प्रक्रम। देखिए कैसे हो सकता है ऊष्मागतिक प्रक्रम के लिए। देखो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है समतापीय प्रक्रम। कैसा प्रक्रम है ये, समतापीय प्रक्रम। इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। समतापीय प्रक्रम, जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, समतापीय यानी कि तापमान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। मान लीजिए शुरू में एक अवस्था है ए और इसको हमने बी अवस्था में ले गए, ठीक है। तापमान बच्चों यहां पर भी क्या था, T था, और यहां पर भी क्या था, T
यानी कि समतापीय, यानी कि प्रक्रम तो ए से बी में चला गया लेकिन तापमान बदला ही नहीं, यानी कि स्थिर ताप पर अगर निकाय की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अगर निकाय की अवस्था में परिवर्तन स्थिर ताप पर हो रहा है तो ये प्रक्रम कहलाएगा बच्चों समतापीय प्रक्रम। ऐसी स्थिति में प्रक्रम ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर ताप पहले भी टी था और अब भी क्या है बच्चों, टी है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि टी स्थिर है, तापमान स्थिर है, प्रक्रम कैसा है, समतापीय प्रक्रम है। तो अगर मान लीजिए मैं ताप का अंतर निकालूं यानी कि डेल्टा टी निकालूं, तो डेल्टा टी बराबर क्या आएगा बच्चों, भाई जो T1 है यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था में ताप है T1 और जो अंतिम अवस्था में ताप है T2 वो दोनों सेम है। तो यहां पर डेल्टा टी T2 माइनस T1 बराबर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ताप बदला ही नहीं। तो प्रारंभिक अवस्था में भी वही ताप था और अंतिम अवस्था में भी वही ताप है, इसलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की, किसकी बात करें, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की। मान लीजिए कोई तंत्र है, तंत्र क्या है, जिसमें आदर्श गैस भरी हुई है। कैसी गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, आदर्श गैस भरी हुई है। उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर है बच्चों, ताप पर निर्भर है। अरे किस पर निर्भर है, ताप पर निर्भर है। और जब बच्चों तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है, यानी कि ताप अगर नहीं बदला तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदली। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अगर ताप में ही परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1 भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ताप नहीं बदला इसलिए आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदली। देखिए बच्चों, अब जो समतापीय प्रक्रम है ये दो तरह के हो सकते हैं। समतापीय प्रक्रम कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। देखिए इस ताप नहीं बदल रहा है, ताप नहीं बदल रहा है, ताप नहीं बदल रहा है, लेकिन इस तापमान को स्थिर रखने के लिए, इस तापमान को स्थिर रखने के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ऊष्मा का क्या किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। कैसे बच्चों, ऐसे कि मान लीजिए तंत्र का ताप बढ़ने लगा, तंत्र का ताप बढ़ने लगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, 60 होने लगा, लेकिन हमको प्रक्रम कैसा रखना है, समतापीय, समतापीय प्रक्रम रखना है। तो ऐसी स्थिति में तापमान जैसे ही बढ़ने लगेगा तो तंत्र अपनी ऊष्मा को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब तंत्र अपनी ऊष्मा को बाहर निकाल देगा तो जब ऊष्मा तंत्र से कहां चली जाए, परिवेश में। अरे जब ऊष्मा का जो संचरण है, या मैं कहूं जब ऊष्मा का प्रवाह है वो कहां हो, तंत्र से परिवेश की ओर हो, तो बताओ तंत्र ऊष्मा दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है। ऐसी स्थिति में प्रक्रम कहलाएगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक प्रोसीजर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा हो गया बच्चों ये, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। लेकिन अगर मान लीजिए तंत्र तापमान को नियत रखने के लिए, ताप को नियत रखने के लिए अगर ऊष्मा परिवेश से ले रहा है, अगर ऊष्मा क्या हो रही है, तंत्र ले रहा है, किससे ले रहा है, परिवेश से ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों तंत्र कैसा होगा, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, इसलिए तंत्र होगा ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। कैसा होगा बच्चों, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो ऊष्मागतिक प्रक्रम में हमने पहला कौन सा पढ़ा, समतापीय प्रक्रम। जब ताप निकाय एक बिंदु से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो ताप नहीं बदलता है, अर्थात स्थिर ताप पर, नियत ताप पर प्रक्रम का अवस्था परिवर्तन, मैं कहूं ऊष्मागतिक प्रक्रम का अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। ऐसी स्थिति में ताप नहीं बदला तो जो T1 है, जो प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 है, वही अंतिम अवस्था में ताप T2 है, इसलिए डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, यानी T माइनस T इज इक्वल टू जीरो। और ध्यान रखिए
जब ताप ही नहीं बदला तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब तंत्र की आंतरिक ऊर्जा नहीं बदली तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू बराबर की क्या रहेगी, 0। ध्यान रखिए, ताप को नियत बनाए रखने के लिए तंत्र ऊष्मा दे भी सकता है, ऊष्मा ले भी सकता है। जब तंत्र ऊष्मा देता है, बाहर निकालता है, तो ऊष्मा चेपी प्रक्रम, और जब तंत्र ऊष्मा लेता है तो क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ठीक है। सेकंड देखिएगा बच्चों, समतापीय प्रक्रम के बाद में हम सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम, देखिएगा जरा समदाबीय प्रक्रम में क्या है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस में यह है कि अब की बार दाब नियत रहेगा। अब की बार नियत कौन रहेगा बच्चों, दाब, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। P क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, यानी कि दाब नहीं बदलेगा। अब की बार जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो दाब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो P1 है, मान लीजिए हम कि वातावरणीय जो ताप है हमारे पास 1 atm, उस पर ही ये प्रक्रम हो रहा है। तो जब प्रारंभिक अवस्था थी तंत्र की निकाय की, तब दाब था 1 atm, और जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था में चला गया तब भी दाब क्या रहा, 1 atm। तो जब दोनों स्थितियों में दाब 1 atm है, प्रारंभिक अवस्था में भी और अंतिम अवस्था में भी, जब दोनों अवस्थाओं में दाब 1 atm है, इट मीन्स दाब नहीं बदला। जब दाब नहीं बदला तो डेल्टा P, P2 भी वही है जो P1 है। जब दोनों एक जैसे हैं तो P2 माइनस P1 बराबर बच्चों 0, यानी कि डेल्टा P का वैल्यू क्या आएगा, 0। डेल्टा P का वैल्यू क्या आएगा, 0। अब बच्चों डेल्टा P का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है। अब देखिए, यानी कि दाब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम जानते हैं कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को आप फिजिक्स के साथ इन्वॉल्व मत कीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही फर्क है कि यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य मान लिया जाता है ऋणात्मक में, यानी कि नेगेटिव में। तो W बराबर माइनस P डेल्टा V, W बराबर माइनस P डेल्टा V। ये क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए यहां तंत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा V। ठीक है। W बराबर माइनस P डेल्टा V से मतलब यह है कि तंत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो तंत्र पर प्रयुक्त दाब, यानी कि तंत्र पर लगाए गए दाब और तंत्र के जो आयतन में जो वृद्धि है उसकी गुणनफल की क्या है, बराबर है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां एक बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, वो क्या है कि यहां P बराबर नियत है, यानी कि दाब यहां क्या है, नियत है लेकिन शून्य नहीं। दाब यहां क्या है, नियत है लेकिन शून्य नहीं। अगर यहां पर दाब का, अगर यहां पर P का वैल्यू 0 हो जाता तब तो ये W पूरा का पूरा कैसे हो जाता, 0। लेकिन यहां P नियत है, जैसे 1 atm है, 2 atm है, कितना भी हो सकता है, नियत है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए W का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि समदाबीय